जी बिल्कुल। जी मुशाहिद। बिल्कुल ठीक ठीक। मैं स्लाइड शेयर कर दी। मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किताब आप ख़रीद लें, अच्छा है, बेहतर हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक ही जगह सारी चीज़ें आपको इसी किताब में मिल जाएंगी। तो हम ये दो लेक्चर्स में कंप्लीट होती है। आज और इंशाल्लाह आने वाला लेक्चर, हु रोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्लासिकल स्कूल है और उसमें हम दो पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियरल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसमें ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है और बिहेवियरल अप्रोच है। बाज़ ऑथर्स दोनों अप्रोचेस को सेम समझते हैं, बाज़ थोड़ा इनमें फ़र्क करते हैं। अक्सरियत के मुताबिक ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल अप्रोच, द टू अप्रोचेस आर सेम। कंटेम्प्रेरी थॉट्स में हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस और पब्लिक चॉइस थियरी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक आउटलाइन मैंने बनाई है। आप जरा देखें इस आउटलाइन को। जो रेड बॉक्स में आपको आउटलाइन नजर आ रही, ये कोई भी थ्योरी आ जाए, जो मैंने पीछे आपको लिस्ट दिखाई थेरीज की, तो आप उसमें इस आउटलाइन के तहत उसको अटेम्प्ट कर सकते। और अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में आए, तो उसका भी ब्लू बॉक्स में पूरी आउटलाइन मैंने बनाई हुई है। तो आप बता सकते हैं, व्हाट इज साइंस? इट इज सिस्टमैटिक अप्रोच बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडीज और लॉजिक एंड साइंस की बेस पे जो आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप कोई कॉज एंड इफेक्ट स्टडीज करते हैं, कोई कोरिलेशनल स्टडीज करते हैं, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेस करके डेटा गैदर करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस की बेस पे आप कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ना कि अपने इमोशंस या लाइकिंग डिसलाइकिंग या अपनी कोई रिवायात की बेस पे नहीं करते ऐसे। देन द क्वेश्चन इज, can we manage organizations scientifically? Can human beings be organized and controlled by applying scientific methods? और उसमें फिर F.W. टेलर was the author of this theory, the father of scientific management movement। उसके बारे में बताया जाए, उस और मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी बयान करें, जो उसका क्रक्स है थ्योरी का थीम, फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, देन उसकी रेलिवेंस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन 21st सेंचुरी वो बताएं। जी ठीक है, ये आउटलाइन समझ आ गई। देखिए, बना बनाया आपको। आप ये आउटलाइन याद कर लेंगे ना, तो बाकी तो वहां बैठकर आप लिख लेते हैं। ये स्मार्ट स्टाइल है, आप जिसे कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट नोट्स, वो तकरीबन इस तरह की होते हैं। आप थोड़ा इनको एलेबोरेट कर लें, तो यही एक एक पेज की आउटलाइन मजीद बन जाए।
यार रोहेल, अभी मैंने थियरीज पढ़ाई नहीं और आप कह रहे हैं क्वेश्चन कैसा आता है। यार आप लोग ना बहुत तंग करते हो। ये क्वेश्चन जैसा आता है वो भी लिखा हुआ भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देख लो। ठीक है। मैं हर लेक्चर के एंड पे भी बताता हूं कि सीएसएस के पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। बेसब्रे ना हुआ करें यार, साथ साथ चला करें, फिर इंशाल्लाह हो जाता है। जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले तो आप डिफाइन करें व्हाट इज साइंस। कैन एनीवन डिफाइन? खास करके जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इवन सोशल साइंसेज भी, अब साइंस ही है सारा, आप जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सो प्लीज डिफाइन व्हाट इज साइंस। Kinza, your answer is incomplete. Study of nature नहीं, study of phenomena around you. जी, आमना किसी हद तक बात सही कर रही हैं। नॉलेज गेन थ्रू इंपीरिकल स्टडी, इंपीरिसिज्म भी ठीक है लेकिन इंपीरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ठीक हो गया। साइंस का मतलब क्या? डिक्शनरी मीनिंग बताएं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस, इसका ओरिजिन बताएं। शियंट है, ओमनीशियंट, सब कुछ जानने वाला। तो शियंट का मतलब है टू नो, और वहां से निकला है, इंग्लिश में ये आया, फिर साइंस बना, तो जिसका मतलब है टू नो योर सराउंडिंग्स इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर। जी, नेचुरल के साथ साथ जो मैन मेड फिनोमिना है, सिर्फ नेचुरल फिनोमिना तो फिर नेचुरल साइंसेज है, और जो आपके सोशल फिनोमिना हैं, जो आपके अपने ह्यूमन, जिसमें नेचर का कोई अमल दखल नहीं है, वो भी तो आप साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। ये अगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग्स को भी साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है। और ग्रीक्स ने तो बहुत पहले, अरिस्टोटल ने किताब लिखी थी लॉजिक। ही इज द फादर ऑफ साइंस, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज, और उसने नेचर को साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया था, बायोलॉजी की बुनियाद रखी थी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और बाकी जो उस वक्त की साइंसेस थी, वो अरिस्टोटल ने बिल्कुल ऑल टुगेदर एक न्यू मेथड ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड अंडरस्टैंडिंग दुनिया को दिया, और एक किताब लिखी थी लॉजिक। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट is based on lifelong work of F.W. Taylor. He was a mechanical engineer by profession who turned management consultant, and he designed jobs and work assignments on scientific lines. He was born in 1856. He started his career around 1878 in America. And you know, in the mid of 19th century, the industrial societies were at their climax. अपने उरूज पे थी, और अमेरिका इंडस्ट्रियल माइट हासिल कर रहा था। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये जो जिसको हम डेवलप्ड मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो 1850 आने तक अपनी इंडस्ट्रियल माइट हासिल कर चुके थे, और वहाँ साइंस, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, न्यू मेथड्स ऑफ स्टडी एंड नॉलेज एंड ह्यूमन वर्किंग वो सामने आ रहे थे। सो उसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पैदावार है F.W. टेलर, और उसने थ्योरी दी द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो 1911 में पब्लिश हुई। अब आप देखें, कोई अराउंड 30+ ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ का। एक तो वो इंजीनियर है, इंजीनियर्स आर क्वाइट क्रिटिकल, क्वाइट साइंटिफिक पीपल, और उसके बाद फिर उसने कुछ 30 साल बाद एक किताब लिखी अपने कैरियर के, और वो बड़ी, इट वाज वेरी पॉपुलर बुक, इट बिकेम वेरी, क्या लेंगे, इट
ब्रोक द रिकॉर्ड्स, और ये बड़ी पॉपुलर हुई थी किताब अमेरिका में। अभी भी स्टिल एफ.डब्ल्यू. टेलर का इन्फ्लुएंस हमें आज भी नजर आता है ऑर्गेनाइजेशंस में। इवन आफ्टर 100 years or so, Taylorism is still prevalent in both public and private sector. He developed interest in work methods and job procedures, task performance, task design and task activities को perform कर, और उसी से उसने फिर एक नई थ्योरी या नया नॉलेज उसने जो है दुनिया के सामने रखा, जिसको कहा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया था और फिर ऑथर भी, और उसने बहुत सारे वर्क मेथड्स और वर्क प्रोसीजर्स खुद उसने डिजाइन करके दिए, जिसमें से एक उसकी स्टडी थी टाइम एंड मोशन स्टडीज, द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। So scientific management is a rational approach to managing organization resources, including human resources. एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, नेचुरल, मटेरियल, ह्यूमन, इंफॉर्मेशन, इन तमाम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल और ऑप्टिमल यूज किया जाए इनका, इनमें वेस्टेज ना हो, इनमें डिलेज पैदा ना हो, इसमें ओवरलैपिंग ना हो एक्टिविटीज की, और एक स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक प्री डिजाइंड, पहले से तयशुदा डिजाइन के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन काम करे। बिल्कुल जैसे कोई मशीन, उसके डिजाइन करने वाला, उसका इन्वेंटर, उसको बनाने वाला बना देता है, फिर वो मशीन उसी तरह चलती है जैसे उसको बनाया गया होता है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया होता है। और उसने यही समझा कि इंसानों को भी मशीनों की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उनको भी फाइन ट्यून करके, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनको जॉब, रेलिवेंट जॉब पे लगाकर, तो उनको भी साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स को भी ऑर्गेनाइज, कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर विच ही proposed to the managers that they should find one best way in order to accomplish any task efficiently. And that one best way should be the fastest, most efficient and least fatiguing method of operation. वन बेस्ट वे कौन सा होगा? जो फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम है, कम वक्त में जल्दी और ज्यादा काम हो रहा है, मोर एफिशिएंट है, कम इनपुट्स इस्तेमाल करके, कम खर्चे करके ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो एफिशिएंट है। लीस्ट फिटिगिंग है फॉर द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स के, उनकी मेंटल और फिजिकल और जो उनकी एग्जॉशन है वो कम से कम होती है, उनको फिटीग कम से कम होती है। ऑपरेशंस ऐसे डिजाइन किए जाएं, वर्किंग कंडीशंस ऐसी रखी जाएं और ऑपरेशंस, काम करने के तरीके इस तरीके से डिजाइन किए जाएं कि उससे फिटीग कम से कम पैदा हो। इट इज एन अप्रोच कॉल्ड द टाइम एंड मोशन स्टडीज बेस्ड ऑन केयरफुली डिफाइंड रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड जॉब डिजाइन। लाइक आप देखें अपनी डेली लाइफ में भी, अगर आप देखें ना रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप जो बहुत सारे रूटीन में काम करते हैं, उन कामों को परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप घर से यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अकेडमी आते हैं, सो देर आर मल्टीपल वेज और मीन्स टू अकम्प्लिश दिस टास्क। उसमें आपकी कोशिश होती है, अगर आप रैशनल और समझदार हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि मेरा वक्त कम से कम लगे घर से एकेडमी जाने में, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने में, मुझे फटीक कम से कम हो, मेरी एनर्जी और मेरी कॉस्ट या मेरा पैसा कम से कम लगे, और मैं दफ्तर भी टाइम पे जो मेरा है उसमें पहुंच जाऊं। ये एक आम मिसाल दी मैंने। इसी तरह आप स्टडी करते हुए साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करते हैं, रैशनल अप्रोच अप्लाई करते हैं, जब आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करते हैं, टाइम टेबल बनाकर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितनी देर मैंने पढ़ना है, उसमें आपने अपनी फटीक को भी देखना है, कम वक्त में ज़्यादा रीडिंग हो जाए, फालतू चीज़ें मैं निकाल दूँ, वो ना पढ़ूँ, और जो ओवरलैपिंग रीडिंग्स या चीज़ें हैं वो भी ना इसमें शामिल होने दूँ। तो इवन आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल को देखें,
आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो गूगल मैप है, जो गूगल आपको रास्ता बताता है, वो आपको दो तीन ऑप्शन दे देता है कि जी ये दिस रूट इज लेंथी बट फास्ट, दिस रूट इज शॉर्ट बट क्राउडी और ब्लॉकेड है और आपको डिले हो जाएगा। तो वो भी इसी तरीके से आपको जो है वो साइंटिफिक अप्रोच के तहत आपको ऑप्टिमल रूट बताता है सफर करने का। यस अमीर, आप ठीक कह रहे हैं। वेरी मैकेनिकल एंड टेक्निकल, टेक्निकल से भी ज्यादा मैकेनिकल अप्रोच है ये। और उसने फिर क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब एक्टिविटीज या टास्क परफॉर्म हो रही होती हैं उनको उसके अंदर जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनको डिजाइन किया। जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो इनपुट्स चाहिए, वो उसने तय की कि कितनी इनपुट्स के साथ और किन प्रोसेसेस से गुजर के ये जॉब अपनी मुतलका या डिजायर्ड आउटपुट दे सकती है। सो बेसिकली ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है आज के दौर में हम कहते हैं। सो इसने एफ डब्ल्यू टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी उसमें एक न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज आया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर पब्लिक एड में भी, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये पूरा एक कोर्स पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, हर जो आप कॉमर्स में भी, इवन इवन जो हम कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी बड़ा इस्तेमाल है एफिशिएंट कॉस्ट निकालना किसी भी टास्क की। सो ही डिजाइंड डिटेल्ड मेजर्स ऑफ टाइम एंड मोशन इन्वॉल्व इन एनी टास्क। कॉमन सेंस भी कहता है और साइंटिफिक माइंड हो तो उसको पता चलता है कि जो भी आपने जॉब परफॉर्म करनी है उसमें वक्त लगेगा और उसमें कुछ बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी मोशंस इन्वॉल्व होंगे। खास करके लेबर इंटेंसिव काम होता है। और जब एफ डब्ल्यू टेलर ने अपना करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त तो लेबर इंटेंसिव काम था, कैपिटल इंटेंसिव या मशीन से काम कम लिया जा रहा था, इंसानों से ज्यादा काम लिया जाता था, लेबर ज्यादा काम करते थे। चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, कोल को दे लें, स्टील को देख लें, टेक्सटाइल को देख लें और वीविंग ले लें, गारमेंट्स को ले लें, लेदर, जो भी इंडस्ट्री अभी भी आप पाकिस्तान में देख लें या डेवलपिंग कंट्री में, स्टिल देयर आर वर्कर्स और लेबर वर्किंग मोर देन द मशीन्स। इवन डेवलप कंट्रीज में भी, ऑल्दो बाज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दे हैव टोटली शिफ्टेड टू ऑटोमेशन। और जब वो ऑटोमेशन की तरफ गए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और ज्यादा अप्लाई करने पड़ गए। जब आप एक मशीन डिजाइन करते हैं तो उसको साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली एफ डब्ल्यू टेलर को जो हम टेलरिज्म पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स का नाम। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तमाम जॉब एक्टिविटीज को एनालिसिस करके साइंटिफिक तरीके से उसकी इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स को डिजाइन किया जाएगा। और अगर फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 जॉब एक्टिविटीज हैं तो तकरीबन 200-250 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस डॉक्यूमेंट कहलाएगा, बाइबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि जॉब क्या है, किसने परफॉर्म करनी है, कौन इसको सुपरवाइज करेगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जॉब को परफॉर्म करने वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे यानी वर्कर के, और उनका जो सुपरवाइजर है वो कैसे सुपरवाइज करेगा। जी बिल्कुल, ये रूल्स, रेगुलेशंस, एसओपीज,
एक प्री डिजाइंड सिस्टम आ जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से, और हर कोई, वेदर एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज और न्यू वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, वो उसी स्टैंडर्ड को, उस किताब को फॉलो करेंगे, बाइबल को फॉलो करेंगे। और अगला स्टेप एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि जब आपने वर्कर्स को, जी उर्वा, एडहॉकिज्म, आप एडहॉक का लफ्जी मतलब नहीं पता? एडहॉक लैटिन वर्ड है, काम को जिम्मेदारी से ना करना या काम को गैर जरूरी समझना, या उसको कैजुअल तरीके से करना, एडहॉक। तो एडहॉक का मतलब है स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली बस एक काम को उसी स्पेसिफिक तरीके से उसका कोई करना। तो एडहॉक का मतलब है कि हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन है जिसमें एडहॉकिज्म को आप, एडहॉक डिले और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को आप खत्म कर। जी। सो जब आपने वर्क डिजाइन कर लिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और उस वर्क को परफॉर्म करने वाले वर्कर को आपने उसके करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और जॉब को नैरो डाउन करके उसको डिवीजन ऑफ लेबर कर ली, और सिंपल टास्क उसको, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल टास्क में डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस वर्कर को इंसेंटिव भी देंगे पीस रेट पे सिस्टम के तहत, और साइंटिफिकली मैयर करेंगे आउटपुट। और जितनी आउटपुट आपने, आपसे मुराद ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द बॉस, द मैनेजर्स, द लीडर, जो आउटपुट आपसे रिक्वायर्ड है, अगर वो आउटपुट आप देंगे तो उसके करॉस्पॉन्डिंग पहले से स्टैंडर्ड तयशुदा जो वेज है वो आपको मिलेगी। तो वेज और सैलरी में भी स्टैंडर्डाइजेशन है। एंड इफ यू प्रोड्यूस मोर, you will get more. If you produce less, you will get less. This is piece rate pay system, a scientific method. Or time and motion studies can be applied in industrial and assembly line operations and administration, public administration में। अब ये असेंबली लाइन ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो अगला प्रोसेस चलेगा, चेन लिंक प्रोसेस होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में देख लें, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में देख लें, और इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख लें, ऑटोमोबाइल में। सो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ऑपरेशन मैनेजमेंट का नाम है, जिसको टेलर ने एक किताब लिखकर एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बना दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट human operation and cooperation in a very mechanical fashion, because according to Taylor, the organization, overall organization is a big machine, एक बेजान मशीन है, और वो जैसे उसको डिजाइन किया है उसी तरह काम करेगी, और जो वर्कर्स हैं वो पुर्जे हैं उस मशीन के, दे आर द अपेंडेजेस और द पार्ट्स ऑफ द मशीन, दे आर द लिटिल कॉग्स ऑफ द मशीन जो उस मशीन को चलाते हैं। इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम ये देखते हैं कि शुरू में सबसे पहले जो किताब लिखी है पब्लिक एड पे, वो एल.डी. वाइट ने लिखी 1926 में। उसमें हम देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज,
और गुलिक ने तो कहा द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉर्ब। तो पब्लिक एड में भी इंपेरिकली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी और डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज के दोनों सिमिलर एक्टिविटीज है ना। बिजनेस मैनेजमेंट हो या पब्लिक मैनेजमेंट हो, काम तो सेम कर रहे हैं, एक्टिविटीज आर सेम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल्स, तो हर जगह तो वही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो वी कैन इक्वली अप्लाई द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन पब्लिक एड ऑल्सो। जी, डेरोगेटरी की बजाय आप कहें ही इज इनह्यूमन, इनडिफरेंट टू द ह्यूमन फीलिंग्स। डेरोगेटरी अच्छा लफ्ज नहीं होगा। और पब्लिक सेक्टर में भी पोजीशन क्लासिफिकेशन एंड जॉब डिजाइन, देखिए ना, ये जो जॉब एनालिसिस कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये काम करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब क्लासिफाई की जाती है, पोजीशन क्लासिफाई होती है कि ये जॉब है क्या, इसका डिजाइन कैसा है, इसके अंदर चैलेंजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। लाइक आप संडे का अखबार देखें ना, कभी इत्तेफाक हो तो उसमें पब्लिक सेक्टर की भी जॉब्स आई होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स, और बिजनेस सेक्टर की भी आई होती है। तो उसमें वो बता, आप देख लें कि ये जॉब है, और उसकी रिक्वायरमेंट, वो क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स रिक्वायर्ड, उसमें हैजर्ड या चैलेंजेस जो रिक्वायर्ड होते हैं। जी खुशहाल, मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम ना, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉर्ब। लुथर गोलिक और उर्विक ने तो बुनियाद रखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस की। एफडब्ल्यू टेलर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था ना, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, टेलरिज्म को। तो उसका जवाब ये मैं इस स्लाइड में दे रहा हूं कि यस, पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई होते हैं। लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री है, सरकारी एयरलाइन इंडस्ट्री भी है, प्राइवेट भी है, स्टील मिल, स्टील इंडस्ट्री, रेलवे, टेलीकॉम, इरिगेशन, इसी तरह लाइव स्टॉक। तो बहुत सारे फंक्शन जो प्राइवेट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, पब्लिक भी वही कर रहा होता है, पब्लिक सेक्टर। तो वहां भी टेलरिज्म अप्लाई होती है माय डियर स्टूडेंट्स। टेलरिज्म कंसिडर वर्कर्स एज एन अपेंडेज टू द मशीन, एज स्पेयर पार्ट्स ऑफ द मशीन। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं कि मशीन के कोई पुर्जे अगर उसमें फिट ना आ रहे हो तो आप उसकी लेदिंग करके, उसकी तराश खराश करके, उसकी खराद करके उसको मशीन में फिट करते हैं। या मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो आप उसको रिपेयर करके फिर उसको फिट करते हैं। मशीन ओवरऑल वही रहती है, पुर्जों को सही करते हैं। सो साइंटिफिक अप्रोच, इट टर्न्स वर्कर्स इनटू हाईली फाइन ट्यून्ड मशीन्स और मशीन पार्ट्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी हाईली मैकेनिकल, एक बेजान सा सिस्टम होगा। और जो मैनेजर है, जो आपका बॉस होगा, जो लीडर या मैनेजर है, जिसने आपसे वो काम लेना है जैसे उसने डिजाइन किया है, उसके लिए वो फिर क्या करेगा, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन अप्लाई करेगा और आपको डिक्टेट करेगा, हर वक्त आपको मॉनिटर करेगा, आपकी एक्टिविटीज को, परफॉर्मेंस को, और आपको ट्रैक से नीचे नहीं उतरने देगा। और यही कहेगा भाई जैसे काम डिजाइन है, जितनी देर काम करना है, डिसिप्लिन, कंट्रोल और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के तहत वैसे ही करो और अपने पास से कुछ ना करो। So this approach provides clear-cut rules and job design, pre-job design, और आपने फिट होना है एज एम्प्लॉई, एज वर्कर इनटू द लार्जर मशीन। ट्रेनिंग के जरिए से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी कैरियर ओरिएंटेशन होगी, आपको रेलिवेंट स्किल्स और नॉलेज और एक्सपीरियंस देखते हुए उसी जॉब पे लगाया जाएगा जो आप अहल हैं, और फिर आप वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकेंगे। सो क्लियर कट रूल्स हैं, जुरिडिक्शन है आपकी, और उसी अपने काम को, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन,
बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच और इवन आगे ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्क स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पे बिलीव करती है और इंसान को या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है, इस्तेमाल करती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और वो गोल्स क्या हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, प्रॉफिट बढ़े, उसका रेवेन्यूज बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। उसके लिए वर्कर चाहे एग्जॉस्ट हो जाए, वर्न आउट हो जाए और बीमार हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। हमें प्रोडक्टिव एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए, हमें अंडर प्रोडक्टिव, इनएफिशिएंट और नालायक और जो है वो उस तरह के वर्कर्स नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी से काम करना चाह रहे हैं। So this approach ignores social and human factors in the organization. सिर्फ मैकेनिकल है ना, इनह्यूमन। यस, दिस इज इनह्यूमन अप्रोच, गैर इंसानी अप्रोच है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने कोई फार्म हाउस बनाया हो और उसमें आप जानवरों को जो है वो आप उसको एक्सप्लॉइट करते रहें, अल्टीमेटली जब वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए जानवरों की, तो फिर कसाईयों को बेच दें। या हमने घोड़े पाले हों, उनसे हम काम लेते रहे, जब देखें कि ये घोड़ा अब उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, उतना ये हल नहीं चला रहा, या उतना वजन नहीं उठा रहा, या उतनी सवारियां नहीं ये, और अब ये कमज़ोर, बीमार और इनएफिशिएंट होता जा रहा, तो आप उसको ज़िबा करके तो उसको बेच दो। इट इज़ लाइक दैट, एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में ये एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच है। जी शाहरोज, इसीलिए तो अप्लाई करना है कि ये इनएफिशिएंट होती है, ठीक है। और ये वैसे एक जर्नल जो है वो आप कह लें कि मिसकॉन्सेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर में सारे ही इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वो उस लिहाज से तो चलें, थोड़ी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, नॉट ऑल आर जो है वो सारे नाअहल या नालायक नहीं होते, काम भी कर रहे होते हैं। पब्लिक सेक्टर के डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर में मैंने मिसालें दी आपको भाई, जहां आप इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक कंपनी है, कारपोरेशन है और पब्लिक सेक्टर की है। वो अपने ऑपरेशंस को डिज़ाइन करने में मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस डिज़ाइन करने की कोशिश करती है। हाँ, ये यकीनन है कि प्राइवेट एयरलाइन इंडस्ट्री की तरह एफिशिएंट नहीं है, और उसकी रीज़न कुछ और हैं। यहाँ जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, अगर वो आप फुली अप्लाई नहीं कर रहे, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा इशू होता है कि 100% टेलरिज्म को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है एज इट इज। जी अमीर, आप ठीक कह रहे हैं। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये एम्प्लॉयज की सिर्फ मॉनेटरी नीड्स नहीं होती, दे ऑल्सो हैव सम अदर नीड्स, अदर देन मॉनेटरी नीड्स भी होती हैं एम्प्लॉयज की। उन्होंने वो पूरी करनी होती हैं, और वो नीड्स ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं कर रही, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमारे पास है द ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज प्रोपोज बाय मैक्स वेबर। जी खुशहाल जमान, मैंने बताया अभी यार, गूगल गूगल मॉडर्न इरा है मेरे भाई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैंने मिसाल दी, आज की मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे चल रही। एयरलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है, गूगल मैप और गूगल का जो सर्च इंजन है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, कम कॉस्ट में आपको वो सर्च करके देता है। इसी तरह और भी मॉडर्न एप्लीकेशन इसकी आपको नजर आएगी। जितने भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं अभी भी हो रहे हैं दुनिया में। पैकेजिंग इंडस्ट्री में देखें, जहां पैकेजिंग होती है, जब आप पैकेट्स पैक करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रही है। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस एरिया नहीं है। टेलरिज्म स्टिल पॉपुलर। जहां भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हो रही होगी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो रहे होंगे। आप मॉडर्न एयरलाइन इंडस्ट्री की मिसाल दे सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मिसाल दे सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें। तो ये एक पैरा लिखना होगा, बल्कि 10-12 लाइनें लिखनी होंगी। टेलरिज्म इन 21st सेंचुरी, उसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिखना। ये 20 नंबर का सवाल आएगा तो उसमें बहुत हुआ तो आधा सफा लिखना होगा कि आज 21st सेंचुरी में कहां अप्लाई हो रहा है। तो जॉब क्लासिफिकेशन, आज भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब डिजाइन और जॉब स्पेसिफिकेशन इसी बेस पे कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन साइंटिफिक तरीके से हो रही है, क्राइटेरिया बनाकर, मेरिट सिस्टम। दिस इज प्योरली स्टैंडर्डाइजेशन और मेरिट सिस्टम। आप सेमेस्टर सिस्टम को देखें यूनिवर्सिटीज में, एक सब्जेक्ट कितने आवर्स डेली पढ़ाया जाए, कितने महीने पढ़ाया जाए और उसमें कितना टॉपिक पढ़ाए जाए कि वो कंप्लीट हो। और एक टाइम टेबल डिजाइन होता है, डिसिप्लिन होता है और सुपरविजन है, डॉक्यूमेंटेशन है, टीचर क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाया है, वो सारा ट्रैकिंग है। स्टूडेंट्स के लिए आपका सारा पूरा सेमेस्टर सिस्टम से आप गुजर के आए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका आउटलाइन ये मैंने बनाई है, इसी को फॉलो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज आप अपनी आउटलाइन भी बना सकते हैं। आप उसका इंट्रो दें, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी, एटिमोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताएं, उसका ओरिजिन बता दें और उसमें मैक्स वेबर का जिक्र करें। मेन फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताएं, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। रेलिवेंस इन 21st सेंचुरी बताना चाहिए उसका। वेबर का मॉडल और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, उससे कैसे कंपैरिजन करेंगे हम। और अगर ये क्वेश्चन के मुताबिक आप ये आउटलाइन में चेंजेस करेंगे, ये नहीं कि मैंने ये आउटलाइन बताई थी तो सर ने बताई थी तो हमने वही लिखे आ गए। क्वेश्चन की नौयत के एतबार से आप उसको चेंज करेंगे। So bureaucracy and administration is as old as human civilization. The term bureaucracy has its origin in French word and combined with a Greek word. फ्रेंच वर्ड ब्यूरोक्स है और ग्रीक वर्ड क्रेटोस है। क्रेटोस
ग्रीक में अथॉरिटी और पावर को भी कहते हैं। इनका एक गॉड भी है क्रेटोस, जो गॉड ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन एंड पावर है। और ब्यूरोक्स फ्रेंच में ब्यूरो को कहते हैं, दफ्तर को कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी बना, इंग्लिश में ये फिर ब्यूरोक्रेसी बन गया। द पावर ऑफ द ऑफिस, द ऑफिशियल अथॉरिटी, जिसको हम जो है पॉपुलरली वी नोन एज अफसरशाही, सरकारी अख्तियार। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की पैदावार है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इतनी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होती गई कि फिर हमें उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेंट करना पड़ा, जिसको फिर हम, एक तरफ तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है अमेरिका में, और जर्मनी, फ्रांस, यूके और मॉडर्न यूरोप में साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ साथ फिर ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। और जर्मन फिलोसोफर मैक्स वेबर ने इसका आइडिया दिया, अपनी किताब उसने एक लिखी थी, आगे उसका जिक्र भी आ जाएगा, मैग्नम ऑपस ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं, उनकी डिजाइन और उनकी डायनामिक्स का नाम है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन थ्रू नॉलेज। कि आप डोमिनेट करेंगे स्टेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट और बाकी इकोनॉमी और बिजनेस के ऊपर, या ह्यूमन एक्टिविटीज को आप डोमिनेट करेंगे ब्यूरोक्रेसी के जरिए से। और ब्यूरोक्रेसी तभी डोमिनेट करेगी जब उसके पास लेटेस्ट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज होंगी, तभी कर सकेंगे। अदरवाइज जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, इनको रेगुलेट, कंट्रोल और इनको मैनेज करना आसान नहीं होगा इफ यू डोंट हैव एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। उसकी किताब थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिसमें उसने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्मल ग्रुप्स और ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है। इसके अलावा भी वेबर ने किताबें लिखी हैं, उसने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन भी इसकी एक किताब है, और थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन भी इसने प्रपोज की हुई है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर का। सो ब्यूरोक्रेसी अगर डोमिनेशन थ्रू नॉलेज है, तो जो भी लेटेस्ट नॉलेज उस वक्त चल रहा होगा सोसाइटी में, उस लेटेस्ट नॉलेज को हासिल करना और उसको अप्लाई करने का नाम फिर ब्यूरोक्रेसी होगा। दैट्स वाई ब्यूरोक्रेसी को टेक्निकल सुपीरियरिटी हासिल होती है ओवर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो चर्च है या कोई वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, या कोई फैमिली स्ट्रक्चर है। तो कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख लें, वेबर कहता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी को उसके बताए हुए प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनाइज, डिजाइन और मैनेज और कंट्रोल करेंगे या उसको रन करेंगे, तो वो सबसे टेक्निकली सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन होगी। An organization model rationally designed to perform complex tasks efficiently. या any large organization, public or private, characterized by a clearly defined hierarchy of impersonal offices. Any large organization, पहली बात यह कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद एक उसमें स्ट्रक्चर होगा, एक पिरामिडिकल एक स्ट्रक्चर होगा, एक लैडर होगी, लैडर टाइप ऑफ हायरार्की मींस ग्रेडेड स्ट्रक्चर, आगे इसकी डिटेल्स आएंगी, जिसमें ऑफिसेज होंगे, लोअर ऑफिसेज, लोअर पोजीशंस will be controlled and supervised by immediately higher positions, and this goes up to the topmost position, and the office is impersonal, meaning thereby जो भी अहल होगा उस ऑफिस को, इनकम्बेंट या ऑफिस को मैन करने के लिए, जिसको आप ब्यूरोक्रेट कहेंगे, वो उस दफ्तर को अपनी जाती मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा,
पर्सनल अफेयर्स के लिए नहीं होगा, बल्कि वो दफ्तर इम्पर्सनली उसको चलाएगा, न्यूट्रल होकर चलाएगा। इम्पर्सनल ऑफिस का मतलब है द ब्यूरोक्रेट शुड बी न्यूट्रल while taking decisions, while making decisions, and while operating the office. और जब उसको अपॉइंट किया जाएगा तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बेस पे किया जाएगा, जो कि टेलर भी ये कहता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। थ्रू विच द ब्यूरोक्रेट्स विल बी सब्जेक्ट टू discipline and control, strict discipline and control rather। ये देखिए, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ये जो आपको ट्राइंगल या पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हायरार्की कहते हैं, द ग्रेडेड स्ट्रक्चर, जिसमें एक चेन ऑफ कमांड है कि एक बॉस है, वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर रहा है और यूं पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड या चेन ऑफ कमांड, which flows from top to down of the organization, connecting each and every job position, thus making the bureaucracy a very stable organization and large organization। और हर कोई अपना काम करेगा जिसके लिए वो अहल है, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और टेक्निकल एबिलिटीज की बेस पे पहले तो उसको रिक्रूट किया जाएगा, फिर जिस मकसद के लिए और जिस जुरिडिक्शन में उसको रिक्रूट किया गया वो वही काम करेगा। दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। और ये सारे फीचर एफडब्ल्यू टेलर में भी हैं। टास्क को सिंप्लीफाई करके, डिवाइड करके उसको अचीवेबल और सिंपल वे में परफॉर्म करने का नाम है डिवीजन ऑफ लेबर या टास्क स्पेशलाइजेशन। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं, फाइनेंस एक जॉब है, मार्केटिंग, एचआर, ट्रेनिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग, कैश मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन सॉरी, दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। इसके लिए जो अहल होगा वही ये काम करेगा और अपनी जुरिडिक्शन, अपने दायरे में रख के काम करेगा, जिस मकसद के लिए वो ब्यूरो या वो ब्यूरोक्रेट, जिस मकसद के लिए ब्यूरो बनाई गई होगी और ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया गया होगा, वो वही काम करेगा जिसका वो अहल है और जो उसके जिम्मे है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अपने दायरे से बाहर निकलेगा तो ब्यूरोक्रेटिक एक्सेस करेगा, एक्सेस EX वाली, जिसकी उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। फिर अगर आप अपने दायरे से निकलेंगे, अपने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड एक्सरसाइज करेंगे पावर को और अथॉरिटी को, तो आपकी जवाबदेही होगी, आपकी स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर आप अपना जॉब रूल्स रेगुलेशंस और अपनी लिमिट्स में रहते हुए और अपनी जो आपका मैंडेट है उसके मुताबिक परफॉर्म करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तनख्वाह की सूरत में मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हैं, प्रमोशंस, अच्छी ट्रांसफर, अच्छी लुक्रेटिव पोस्टिंग, ये आपको इंसेंटिव मिलते हैं कैरियर में। So bureaucracies are hierarchical, they are specialized for their particular functions, they are permanent systems। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एडहॉक के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बनाई जाती या स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होती, बिकॉज द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, द फंक्शंस दे परफॉर्म और द गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड टू द सिटीजन्स, they are of permanent nature। लाइक अगर एक स्कूल का इदारा है, आपने कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाई है, तो वो आप ऐसा नहीं कि मैंने ये 10 साल तक ये यूनिवर्सिटी चलानी है, ऐसा नहीं होता। या आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं तो अनलेस अदरवाइज के कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अदरवाइज जर्नल ये है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, वो पब्लिक सेक्टर में भी, कि जो भी आप ब्यूरोक्रेसीज या ऑफिस आप बनाते हैं या आप जो बिजनेस डिजाइन करते हैं, वो एक गोइंग कंसर्न होता है। हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा
और मैं एमबीए को पढ़ाता हूं तो वहां भी है कि जो कॉरपोरेशन या कंपनीज या बिजनेसेस होते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल रूल ये भी कहता है कि दे शुड बी गोइंग कंसर्न्स, तभी वो बिजनेस ग्रो करता और आगे बढ़ता है। जी